हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 16 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर बात की जाए तो आज देखो फ्रंट पेज पे कुछ भी खास नहीं आया है। ज़्यादातर पॉलिटिक्स, वही फार्मर्स का प्रोटेस्ट कुछ काम का नहीं है। इधर आप देखोगे महाराष्ट्र की इधर बात की जा रही है, ये भी नो ट्रस्ट मोशन, ये भी हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। और साथ नो ट्रस्ट क्या, वो अर्नब गोस्वामी वाला जो केस है उसके ऊपर ही ये आर्टिकल। इसके अलावा आप देखोगे ये तबलीगी जमात वाला जो केस है उसमें सबको रिहा कर दिया गया है, तो ये भी हमारे इतना कुछ काम का है नहीं। लव जिहाद वाला बिल्कुल काम का नहीं है। नो ट्रस्ट मूव के बारे में बात की जा रही है, कर्नाटका असेंबली में हाथापाई हो गई एमएलसीज के बीच में, ये भी काम का नहीं है। इधर ये भी देखोगे ये भी नहीं है। बस ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि जो बोरिस जॉनसन है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अभी इनवाइट किया गया है भारत के द्वारा रिपब्लिक डे में एक एज अ गेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इसमें एक ये चीज़ काम की है जो हमने देखी। बाकी ये फिर से वही बात कि इमरजेंसी को एब्सोल्यूटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के लिए ये इंडिविजुअल है जिनका नाम है वीरा सरीन। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगा रखी है कि आप 1975 की इमरजेंसी को हॉली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। ठीक है, तो फिलहाल इस पे तो यही था। फिर आगे पेजेस देखते हैं। फिर सीधा एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स हैं, दोनों में आप देखोगे एक तो पंजाब के बारे में है, पंजाब बियॉन्ड पैडी एंड वीट। मतलब चावल और गेहूं से दूर क्या है हो सकता है पंजाब में, उसके हिसाब से। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ी डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से अगर कोई फार्मर और जो ट्रेडर कॉरपोरेट है उनके बीच में जो ट्रेडिंग हो गई, तो उसके बाद में अगर दोनों के कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो उस डिस्प्यूट के लिए क्या मैकेनिज़्म एनविसाज किया गया है अभी जो बिल लाए गए हैं। ठीक है, तो उस मैकेनिज़्म को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक तो ये मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बियॉन्ड पैडी की बात करें तो क्या क्या और खेती हो सकती है। देखो इसमें मेन चीज़ जो बताई हुई है वो ये है कि चावल से और गेहूं के, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखें तो गेहूं ज़्यादा सुपीरियर है अगर पंजाब की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखा जाए, क्योंकि गेहूं को टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, और अभी सर्दियां चल रही हैं तो पंजाब वैसे ही आप समझ सकते हो वहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में कम हो जाता है, तो गेहूं के लिए तो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव क्लाइमेट है। बट पैडी की अगर बात करें तो पैडी तो देखो ट्रॉपिकल एक वो है क्रॉप, और इसको क्या पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जबकि वीट का जो प्रोडक्शन है पंजाब में नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वीट तो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई कर पाता है। बट जो एक कह सकते हैं ना एरेबल एरिया जिसको कवर किया हुआ है गेहूं ने, उस एरिया को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन पे ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत है, जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और वहाँ पर जो वाकई में ज़मीन की जो एक कह सकते हैं ना क्लाइमेटिक सिचुएशन या फिर टॉपोग्राफिकल सिचुएशन की बात करें, कंडीशंस की बात करें, वो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव रहती है। क्योंकि पैडी जो है वो बिल्कुल भी वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है पैडी के लिए पंजाब में अगर बात की जाए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में और एक दो एक्सेप्ट्स हैं वो अपन निकालेंगे। मोटी चीज़ मैंने बताई और ये वाला पार्ट आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। नीचे कि अभी जो हिमालयन सैरो, जो कि दिखने में बकरी की तरह, गधे की तरह या फिर सुअर की तरह इनका एक मिक्सचर सा दिखाई देता है, वो अभी अनएक्सपेक्टेड एरिया स्पीति जो वैली है, लाहौल स्पीति एरिया या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर देखा गया है इसको। तो देखेंगे इसके बारे में क्या है पूरा प्रोविज़न। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम आएगा कि रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो कहाँ पर है, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इस आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा लेंगे और ये आर्टिकल एक बार रीडिंग मारेंगे इस पर। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे अगर अपन देखें तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा है कि हम रेफरेंडम कंडक्ट कराएंगे कि क्लाइमेट का जो गोल है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जो भी फाइट करनी है, उसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटीग्रेट किया जाए। इसके बारे में अभी बातचीत चल रही है और ये इनका एक रेजोल्यूशन है। तो ये एक बात काम की थी, बाकी और कुछ काम का है नहीं इस आर्टिकल में। बाकी इस पेज पे कुछ भी काम का नहीं है अभी। और इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे चले तो ये एक रिपोर्ट डिक्लेयर की गई है, अभी रिपोर्ट आई है आरबीआई की कि 2013 से लेकर के अब तक क्रेडिट जो है, लोन देने का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत ही मंदी देखी गई है, डिसल्ट्रेशन देखा गया है। और उसकी वजह क्या है? एसेट क्वालिटी का बिगड़ना, बैड
जो लोन हो गए उसकी वजह से। तो ये रिपोर्ट पे हम थोड़ी सी रीडिंग मारेंगे। दूसरा, ये वाला टेक जाइंट फेस फाइन एमिड ईयू कर्ब्स देयर पावर। यूरोपियन यूनियन में कानून लाया गया है जो टेक जाइंट्स है, जो हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये क्या अपनी दादागिरी अपने हिसाब से चलाते हैं, तो इनको कर्ब करने के लिए यूरोपियन यूनियन में कानून लाए गए हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं फ़ाइन लगाया जाएगा कि जो एनुअल टर्नओवर है उसका 10%, 6% ऐसे, मतलब कि कितना उन्होंने, मतलब ऑफेंस किस लेवल का है उसके हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये वाला है रिकवरी टू बी फास्टर देन प्रिडिक्टेड, फोकस ऑन सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें अभी जो मीटिंग हुई है निर्मला सीतारमन जी की जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, उस पर फिर से वही क्या क्या बातचीत हुई है उस पर बात की गई है। तो इस पर आप ज़रूर रीडिंग मार देना। फिलहाल हम इस पेज से केवल एक ही आर्टिकल ही रीड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में। सबसे पहले एक्सप्लेन पेज पे जो पंजाब वाला है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली बताना चाहूँगा आपको कि पूसा 44, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्वेश्चन आ जाए ये क्या है। तो ये देखो, चावल की पैडी की एक वैरायटी है जिसको जल्दी से ग्रो करने के लिए डेराइव किया गया था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पानी का कंजम्पशन ज़्यादा करती है इस वजह से। ठीक है। और अगर देखा जाए तो पंजाब में क्लाइमेटिक सिचुएशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा गेहूं के लिए ठीक है या फिर जो दालें हैं उनके लिए ठीक है। अब होता क्या है पंजाब में, बैक टू बैक चावल गेहूं इन्हीं की खेती होती रहती है। तो इनको जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आना शुरू हो जाती है वहाँ की सॉइल में। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक क्या शुरू हो गया, मोनोकल्चर प्रैक्टिस। और मोनोकल्चर प्रैक्टिस जो होती है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बेटर वे में कि पल्सेस को भी वहाँ पर अलाउ किया जाए। जैसे कि खरीफ की पल्सेस की बात की जाए, जैसे अरहर, मूंग, उड़द, ये क्या करती हैं, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स कर देती है वहाँ पर सॉइल में, और फिर बाद में आपको फर्टिलाइज़र की एक्सेस में ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट आप चावल और गेहूं को ही बैक टू बैक करते जाओगे, मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करते रहोगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट की कमी आएगी, फिर आप उसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहोगे तो वैसे भी वो फर्टिलाइज़र की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता चला जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट यही आ जाता है कि एक डाइवर्सिफाइड वे में पंजाब में क्रॉपिंग पैटर्न को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और दूसरा, आप देखोगे पानी का जो लेवल है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है पानी के लेवल की अगर बात की जाए पंजाब में पर्टिकुलरली। ठीक है। बाकी तो चीज़ें जो है हमने बहुत बार देख लिया, कुछ भी काम का नहीं है। अब इसी आर्टिकल में दूसरा जो पार्ट है वो है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविज़न है ना, उसको कहीं मतलब एक थोड़ा सा कंसर्निंग समझ रहे हैं फार्मर्स। इसमें दिया हुआ क्या है, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो एक्ट है, उस एक्ट में चैप्टर 3 में सेक्शन 8 में बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के केस में फार्मर्स को क्या है, जो एसडीएम लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी उसको अप्रोच करना पड़ेगा और वो ही सेटलमेंट करेंगे। और सेटलमेंट में वो पहले तो एक कॉन्सिलेशन बोर्ड सेटल करेंगे, और उस कॉन्सिलेशन में या कोई सेटलमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, चाहे फार्मर हो एक तरफ और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेडर है, दोनों में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ओके, नहीं फिर उसके बाद में एसडीएम अपने हिसाब से फिर सुनवाई करेगा। ठीक है। तो जो सेटलमेंट होगा ना, उस सेटलमेंट में दोनों पार्टीज़ के मेंबर एक या दो, ठीक है, एक फार्मर की तरफ से, एक ही बिजनेसमैन की तरफ से, या दो फार्मर की तरफ से, दो ही बिजनेसमैन की तरफ से, और एक होगा सरकारी अधिकारी। फिर बैठ करके ये पांचों बातचीत कर लेंगे, फिर आर्बिट्रेरीनेस के बेसिस पे कि हाँ इनके बीच में कोई मध्यस्थता हो जाए और इनका कोई आसान सा रिजल्ट निकल पाए। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर नहीं सेटलमेंट होता है तो फिर एसडीएम अपने हिसाब से वर्डिक्ट देगा, और जो सेटलमेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो फिर सब डिविजनल अथॉरिटी के पास में एम्पावरमेंट है कि वो अपने हिसाब से वर्डिक्ट दे सकता है। और वर्डिक्ट देने के 3 तरीके वो दे सकता है कि एक तो ऑर्डर इस तरीके से पास कर दे कि जिसका भी लॉस हो रहा है उसको आप कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे। मान लो फार्मर को लॉस हो रहा है तो ट्रेडर को पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो डिसीजन होगा एसडीएम का वो फाइनल माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप देख सकते हो कि पेनल्टी लगाई जा सकती है इस केस में। ठीक है। जो सब सेक्शन 2 है सेक्शन 11 का, उसके अंतर्गत
तो एक तो क्या होगा, कॉम्पनसेशन दिलाना, एक हो गया पेनल्टी का प्रोविजन, और तीसरा हो जाता है कि एक बार सब कुछ सस्पेंड कर दे भाई, आने वाले कुछ टाइम के लिए कोई सुनवाई कोई बातचीत इस पे नहीं होगी, और कैंसिल भी किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर जो भी डील है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल अथॉरिटी जो है ना, उसको उसके अगेंस्ट में आप सिविल कोर्ट में नहीं पहुंच सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट को कहीं ना कहीं एक्सक्लूड किया हुआ है। इस वजह से फार्मर्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के डर में हैं कि जो एसडीएम है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो तो सारा का सारा एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में चला जाएगा, फिर वो लोग तो फार्मर्स की कभी सुनेंगे ही नहीं। तो उससे फार्मर्स को कहीं ना कहीं डर है कि अगर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है तो कैसे ही काम चलेगा, वो फाइनल फिर बाद में अगर इस वर्डिक्ट से, एसडीएम के वर्डिक्ट से खुश ना होंगे तो उनके पास में कहाँ सपोर्ट, ठीक है ना। तो इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं। सेक्शन 15 जो है एक्ट का क्या कह रहा है कि कोई भी सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain any suit and proceedings in respect of any matter that cognizance of which can be taken as disposed of by any authority empowered by or under this act or the rule made thereunder। मतलब इस कानून के अंतर्गत कोई भी अगर इशू आता है तो सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं दी हुई है। हाँ, कोई अथॉरिटी जिसको एम्पावर किया हुआ है ना, वो ही इस केस को टैकल करेगी, इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड केसेस को टैकल करेगी, तो वो तो एसडीएम हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए एक डर का कारण बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि क्या कोई कानून ऐसा कर सकता है कि सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को ही बंद कर दे। तो सेक्शन 9 जो है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का, सीपीसी का, सॉरी सीआरपीसी तो क्रिमिनल हो जाता है, सीपीसी का, उसके अंतर्गत अगर सेक्शन 9 में देखें तो सिविल कोर्ट के पास में सारी ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी सूट को या फिर किसी भी सिविल नेचर के केस को टैकल करने के लिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी कानून जिसमें आ गया है, जैसे अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एक्ट है, इस तरीके से किसी कानून में एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली लिखा हुआ ना हो कि भाई सिविल कोर्ट को एक्सक्लूड किया जाता है, तो फिर सिविल कोर्ट अपना रोल प्ले करेगा। बट इस कानून में क्या है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिविल कोर्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके के और भी केसेस और भी एक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, वहाँ पर सिविल कोर्ट का कोई रोल नहीं रहता। रेंट कंट्रोल लॉ है या फिर कंपनीज एक्ट है, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट नहीं है। पर हाँ, ये है कि यहाँ पर जो भी वर्डिक्ट आ जाता है उससे अगर संतुष्ट नहीं है कोई भी पार्टी, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भले ही जा सकती है फिर बाद में, ठीक है। जैसा कि हमें पता है आर्टिकल 32 जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की हुई है, और वो भी फंडामेंटल राइट के तरीके से अन्विसाज किया हुआ है। तो एक इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट के बेसिस पे वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, और आर्टिकल 2 to 6 के बेसिस पे कहाँ अप्रोच कर सकता है, वो हाई कोर्ट में, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर भी कंसिडर की हुई है सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स के बेसिस पे। तो ये जो फार्म लॉ है जिसमें सब डिविजनल अथॉरिटी है, अगर उसके वर्डिक्ट को या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को लेकर के पार्टीज अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, हाई कोर्ट पहुंच सकती है कि हाँ भाई वहाँ पर ज़्यादा मनमानी देखी गई है, आर्बिट्रेरीनेस देखी गई है, हमें तो इम्पार्शियल जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंसर्न है, बट सिविल कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना आप तो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर भी हमने देखा। नेक्स्ट अगर इसी पेज पे सेकंड आर्टिकल देखें कि भाई ये जो डंकी, गॉट, पिग, ये है क्या, हिमालयन सेरो जो है ये अभी दिखाई दिया है अनएक्सपेक्टेड एरियाज में। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जानना जरूरी भी है। हिमालयन सीरो जो है वो अभी साइट, मतलब इसको देखा गया है हिमालयन कोल्ड डेजर्ट एरिया में, लाहौल स्पीति वाले रीजन में, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। और आप ये देखोगे जिसकी ये बकरी की तरह भी दिखाई दे रहा है, गधे की तरह भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा हाइट नहीं होने की वजह से सूअर की तरह भी दिखाई देता है, गाय की तरह भी दिखाई देता है। तो इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये एक रिजेम्बलेंस है कि आप क्रॉस करो सबको, गॉट, डोंकी, काऊ, पिग, इनको, तब आपको एक मीडियम साइज़ का मैमल दिखाई देगा जिसका सिर बहुत बड़ा है, जिसकी नेक जो है वो थिक है, मोटी सारी गर्दन है, जो लिम्स है उसके मतलब पैर जो हैं वो छोटे हैं, और आप देखोगे लंबे, और फिर इसके बाद में छोटे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं,
कान देखोगे तो मल के हिसाब से हैं या म्यूल के हिसाब से हैं, या फिर कोट आप देखोगे तो डार्क हेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की ये स्पीसी होती है, ठीक है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, इस सैरो की, सीरो जिसको बोलते हैं। और ये हिमालयन सीरो जिसका अगर साइंटिफिक नेम देखो तो दैट इज कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेंसिस थार, ठीक है, कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेंसिस थार, जो कि हिमालयन रीजन में ही रेस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा आप देखोगे टेक्सोनॉमिकली एक सब स्पीसी है, मतलब ये किसकी सब स्पीसी है, जो मेन सीरो है जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेंसिस, ठीक है। थार लगते ही ये बकरी की तरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीलगिरी थार का नाम आपने भी सुना होगा। तो इस तरीके से ये अपने आप में कहाँ पर मिलता है, हिमालयन रीजन में। और ये हर्बीवोरस है, जो कि एल्टीट्यूड टिपिकली कौन सा है, 2000 से 4000 हाइट के ऊपर ये मिलता है। पर देखने वाली बात यह है कि वेस्टर्न हिमालयाज में मिलता है तो और भी ज़्यादा हाइट है, जबकि ट्रांस हिमालयाज में ये नहीं मिलता। ट्रांस हिमालयाज में जास्कर हो गई, लद्दाख रेंज हो गई, इनके नाम आ जाते हैं। पीर पंजाल तो खैर लेसर हिमालयाज में आता है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये जो है ट्रांस हिमालयाज की जो रेंजेज हैं वहाँ पर ये नहीं मिलता। तो अब बात यह है कि अभी देखा कहाँ गया है। देखो इसको अभी देखा गया है, हरलिंग विलेज है स्पीति रीजन में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर इसको अभी देखा गया है। ये पहली बार इस हाइट पे देखे गए हैं। यूजुअली ये दिखाई देते हैं 2000 से 4000 हाइट पे, बट मिले कितने हैं अभी, 4270 मीटर हाइट पे, जो कि अपने आप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। तो इसमें एक चीज़ तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि जो हाइट इनकी 4000 मीटर मैक्सिमम है, वहाँ से अगर 4270 की मीटर हाइट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से हाइट पे जैसे जैसे आ रहे हो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा आप देखोगे रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखा गया है, जो कि किन्नौर के एडजॉइनिंग रीजन में है। तो ये भी वहीं पर आप देख लेना, रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन से स्टेट में, तो हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में भी, जो कि कुल्लू में है, वहाँ पर भी दिखाई दिया, ये चीज़ मानी जाती है। बाकी इसमें ये पूछा जा रहा है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसका रैंक क्या आता है। देखो कि पॉपुलेशन तो डिक्लाइन कर रही है, बट अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो पहले तो था कि नियर थ्रेटन था, बट अभी करंटली इसको किस कैटेगरी में डाला हुआ है, वल्नरेबल। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। दैट मीन्स टाइगर को जो प्रोटेक्शन गिवन है वो कि वो प्रोटेक्शन इसको सीरो को भी मिली हुई है। फिर बात आ जाती है कि आगे क्या, आगे तो सिंपल सी बात है कि ये बहुत स्मार्ट होते हैं, पकड़ने में बहुत मुश्किल है, ये इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है, तो इनको प्रिजर्वेशन की भी ज़रूरत है, बट ये फिर भी थोड़ा सा एस्केप करके रहते हैं। हाँ, और ये थोड़े से अलग थलग रहने वाले जानवरों में से एक हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से कि क्रेडिट डिसल्ट्रेशन देखा गया है 2013 से अगर कंपेयर करें 2020 में। तो 2013 में जो क्रेडिट दिया था वो लगभग आप देखोगे 14.2% की रेट से दिया जाता था एनुअली। ग्रोथ रेट अगर क्रेडिट की देखोगे तो आप 2020 में आते आते कितनी ग्रोथ रेट रही क्रेडिट देने की, 5.8%। तो कितना कम, मतलब एक स्पीड कितनी कम आप देख सकते हो, ग्रोथ रेट कितनी कम है क्रेडिट देने की। जबकि हमने बहुत से आर्टिकल्स देखे हैं जिनमें एक चीज़ बड़ी क्लियर आती है कि GDP टू क्रेडिट टू GDP रेशियो जो है जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे चाइना की बात की तो लगभग 150% तक वहाँ पर क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि जो पॉलिसी रेट है, जिसको हम रेपो रेट भी बोलते हैं, उसको रिड्यूस करते करते जाएं, जिससे कि सस्ते में लोन अवेलेबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन एक्सेस कर सके। 2013 में रेपो रेट क्या चल रही थी पता आपको, 7.50%, जो कि 350 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होकर के करंटली कितनी चल रही है, केवल 4%। तो कितना इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 2015 में जब थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया था कि हाँ अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो रेपो रेट तो रिड्यूस कर दी, बट उसके बावजूद भी जो क्रेडिट डिसल्ट्रेशन था वो लगातार चलता गया। साथ साथ में आप देखोगे एसेट क्वालिटी रिव्यू भी किया गया था 2015 में। तो उससे क्या हुआ कि जो छुपे हुए बैड लोन थे ना, छुपे हुए जो ख़राब लोन थे, या फिर जो बैंक अपनी लिस्ट में या अपनी बैलेंस शीट में दिखा नहीं रहे थे,
उन लोन्स के बारे में पता पड़ा तो और ज़्यादा बैड लोन बढ़ गए। उन बैड लोन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर 2016 में आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब उसके बेसिस पे देखें तो अभी क्या है, लोन लेने से भी लोग कतरा रहे हैं, तो जल्दी से लोन भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो एनपीए सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, फिर इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारे यहां पर देखने की कि जो ट्रांसमिशन जो होना चाहिए ना पॉलिसी रेट का, कि मान लो मॉनेटरी पॉलिसी ने तो इंटरेस्ट रेट्स या रेपो रेट को डाउन कर दिया, बट जो बैंक जो रिटेल में जितना इंटरेस्ट रेट लेते हैं बिजनेस हाउसेस से या फिर जो भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेट्स हैं, उनको वो उतना जल्दी फ़ायदा नहीं देते। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का ट्रांसमिशन जल्दी नहीं हो पाता, तो इससे भी क्रेडिट की तरफ अट्रैक्शन कम हो पाता है। इसमें आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसे ही रेपो रेट में कोई चेंजेस आए तो उसका जल्दी से असर आना लग गया कि हाँ भाई अब इंटरेस्ट रेट में जल्दी से जल्दी ट्रांसमिशन आ गया, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गई लोन के ऊपर, जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो लोन देते हैं उस पे। तो जबकि उसी टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत देरी की है लोन में इंटरेस्ट रेट को कम करने में। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। फिर भी अगर हम देखें कि जो ओवरऑल एनपीएस की अगर बात करें तो 31 बैंकों की अगर बात करें, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में एक बार तो बढ़ा था, ठीक है, बट अब धीरे धीरे जैसे रिकवरी हो रही है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है लोन्स की, तो उसमें क्या हो रहा है कि लगभग 7,91,088 करोड़ रुपए का सितंबर 2020 में आप देखोगे एनपीएस आ गया, जो कि जून 2020 में 8,34,936 करोड़ रुपए हुआ करता था। कहने का मतलब कि जून से लेकर सितंबर के बीच में लगभग 43,848 करोड़ का एनपीए आप देखोगे कम हुआ है। उसकी वजह क्या है, सेंट्रल बैंक ने जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो अलाउ कर दी है उसके बेसिस पे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी माइन्यूट सी हैं, यहाँ पे सितंबर इसी साल की बताई हुई है जो हमारी इतने काम की नहीं है। काम की जो चीज़ थी वो डेटा यहाँ पर है कि 2013 में रेपो रेट क्या चल रही थी और अभी रेपो रेट 4% चल रही है। इसका मतलब कम किया गया है रेपो रेट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कि कैसे भी करके क्रेडिट जो है उसका फ़ायदा इकोनॉमी को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देखे। ये वाला आर्टिकल आप खुद से रीड आउट करोगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।